स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं बात करने वाला हूं एसएसटी यानी साइंस के बाद सोशल साइंस के पेपर की। और आज हम बात करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका सोशल साइंस का पेपर है, बिल्कुल चिंता मत करना। ये वाला वीडियो देख लोगे तो पूरा समझ में आएगा कि चैप्टर क्या कहता है और इसका कनेक्शन क्या है। तो देखो यार, सबसे पहली चीज हमारी हेडिंग है नेशनलिज्म इन इंडिया की। नेशनलिज्म को समझो और नेशनलाइजेशन से मत जोड़ना। नेशनलाइजेशन अलग चीज है, नेशनलिज्म अलग चीज है। नेशनलिज्म के अंतर्गत जो लोग किसी पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, समझना मेरी बात। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में रहते हो और सडनली कोई लोग आ जाएं और आपके कंट्री में आकर बोले कि हम लोग आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, आप उनका वेलकम करें, स्वागत करें, क्योंकि भैया हमारा जो अतिथि देवो भव भगवान का स्वरूप होता है मेहमान। और अगर हमने उनका इतना अच्छा आदर सम्मान किया है और वो धीरे 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 अपने ट्रेड को शिफ्ट कर दें टूवर्ड्स द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस, जहां पर वो पॉलिटिकली रूल करने लग जाएं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स आए आज से करीबन 200 साल पहले और यहां पर वो ट्रेड करने आए थे। और ट्रेड करते 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 उन्होंने कुछ इस तरह का झोल करा कि उन्होंने पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंडिया को बहुत 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 ज़्यादा डिमोटिवेट किया और रूल करना चालू कर दिया। पॉलिटिकल चेंजेस का मतलब यही होता है कि रूल करना चालू कर दिया। अब रूल करना चालू कर दिया, इसका मतलब यह था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वहां के लोगों को बहुत परेशान किया, प्रताड़ित किया। तो नेशनलिज्म वो आग है, वो ज्वाला है, जिसकी वजह से एक इंसान या एक कंट्री मैन जो उस पर्टिकुलर कंट्री में रह रहा है, उसके अंदर कुछ अलग सी एक अलख जागे, जिससे वो ये समझ पाए कि वो कहां बिलोंग करता है। तो समझते हैं इसकी अगली स्लाइड में। नेशनलिज्म इन इंडिया मीन्स अ चैलेंज इन द पीपल अंडरस्टैंडिंग इन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। मैं बताना चाहता हूं सेंस ऑफ बिलोंगिंग। हम खुद खो चुके थे कि हम कहां हैं। हम भारत देश में रहकर भी भारत के नहीं थे, या भारत देश में रहकर भी भारत हमारा नहीं था, और हम उसको पाना चाहते थे। अब आपको सबको तो पता ही है कि इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतनी डाइवर्स कंट्री, यहां भांति भांति के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की जातिवादी, और वहां पर लैंग्वेज, वहां पर ड्रेसिंग, वहां पर अलग अलग लैंग्वेज के साथ साथ कल्चर, ट्रेडिशन। तो इन सब को एकजुट पर लेके आना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ईच एंड एवरीवन। हम सब लोग आपस में ही सबसे पहले लड़ रहे थे। और ये बात का ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, इसका ब्रिटिशर्स ने भी बहुत फायदा उठाया और कहा डिवाइड एंड रूल। इन सबको खुद से ही लड़ा दो, इन सबको खुद से ही भिड़ा दो और इन पर राज करो। और यहां पर इतनी भांति भांति की जाति होने के बाद, धर्म को होने के बाद, ट्रेडिशन को होने के बाद सबको एक लाना मुश्किल था। तो ये सब खो चुके थे कि भैया हम कहां बिलोंग करते हैं, वेयर इज द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। हम किस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, हमारा इंडिया है कहां, क्योंकि वो तो ब्रिटिशर्स के पास पहुंच गया। तो नेशनलिज्म वो आग भड़काना, वो ज्वाला भड़काना हर एक भारतीय के हृदय में, ये था नेशनलिज्म, ये था नेशनलिज्म। ये बात समझ लेना आप लोग, मजा आ जाएगा इस वीडियो में। और हुआ क्या, फैक्ट क्या था, फैक्ट दैट मैटर। फैक्ट था क्या, फैक्ट था द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। अब धीरे धीरे 1857 की लड़ाई जब लड़ी थी वो रानी लक्ष्मीबाई ने, तो वहां से तो फर्स्ट जो हम लोगों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं कि जहां से पहली आग ज्वाला भड़की थी हमारे भारतीयों के हृदय में, जिनने ब्रिटिशर्स को हराने की कोशिश करी थी, कोशिश मात्र करी थी, और काफी लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। लेकिन 20वीं सदी के अंतर्गत आते आते हम लोग काफी कुछ समझ चुके थे, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये चीज चले आ रही थी। आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 का पता होगा। वहां पर एक राजा था जिसका नाम था लुईस 16, और उसने अपनी प्रजा को ही प्रताड़ित करना चालू कर दिया। उन प्रजा के वासियों ने ही आपस में मिलकर उसको हरा दिया, और यह बात सब जगह फैल रही थी। इसी को तो बोला रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन जब आया तभी तो इवोल्यूशन आएगा, इवोल्यूशन आएगा। और नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन पीपल एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटिंग इन अ मूवमेंट। मूवमेंट मतलब एक चीज को बिल्कुल अलग तरीके से समझकर उसको चेंज कर देना, इसी को बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, और वहां से इवॉल्व हुआ इंडिया, नया भारत इवॉल्व हुआ। लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है मेरे प्यारे बच्चों।
उस पीछे की कहानी को समझने के लिए आपको अगली स्लाइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आ गई थी वर्ल्ड वॉर नंबर 1, दैट इज इन 1914। 1914 के अंदर पहली वर्ल्ड वॉर थी। अब पहली वर्ल्ड वॉर ने क्या किया वो समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि वॉर क्या कर सकती है। दो देशों के बीच में, यहां तो दो देशों के बीच में की बात नहीं हो रही, यहां तो बहुत सारे देशों के बीच में लड़ाई जब चलती है तो क्या क्या क्षति और हानि पहुंच सकती है यह आप लोग समझ सकते हैं। रशिया और यूक्रेन भी लड़ रहे हैं अभी, तो वो जो लड़ रहे हैं उनसे हो क्या रहा है, उनसे एक तो है जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है, यानी वहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी और इकोनॉमी तीनों ही इफेक्ट हो रहे हैं। लाइफ तो जाई जा रही है, प्रॉस्पेरिटी खत्म हो चुकी है, शांति भंग हो चुकी है। तो अभी की स्थिति में अगर आप समझें तो पहले की स्थिति में भी यही था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो उस समय भी बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन बुरी होती चली गई। तो वो सीन यही था, द फर्स्ट वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन वर्ल्ड वाइड। हर जगह पॉलिटिकल समझते हो ना, गवर्नमेंट लेवल पर कि कौन देश चलाएगा, देश चलाने वाली बात जब आ गई तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ साथ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और इश्यूज खड़े होने लग गए भारत के अंदर भी। उस समय भारत अंग्रेज जो थे वो भारत के अंदर थे और हम पे लिटरली रूल कर रहे थे। अब यहां के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा थे, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा थी, तो अंग्रेजों ने हम लोगों को बोला कि नहीं, आप लोग, उनको इंपोज किया, भारतीयों को इंपोज किया जानबूझकर कि आप जाए, हमारी बिना अनुमति के, हमारी बिना इच्छा के, स्व-इच्छा के हम लोगों को उनके लिए लड़ना पड़ रहा था। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। उनकी वर्दी पहनकर हमको लड़ना पड़ रहा था वर्ल्ड वॉर 1 में। ये तो हो गई एक अंदर की बात, एक इंसान के अंदर की बात, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल पे थी। ठीक है, तो फिर दीज वेरियस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, यहां पर ये वॉर पीरियड जो था ना, ये यहां पर बहुत प्रॉब्लम आने लग गई। और फिर ये जो अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनीज डेवलप करी और वहां ब्रिटेन से ही इस इंडिया के अंदर इतना राज कर लिया, इतने लोगों को उनने प्रताड़ित किया और राज करा कॉलोनियल लेवल पर, और कॉलोनियल गवर्नमेंट बोला है उसको। अब सीन ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, यहीं से, इसके बाद से ही लोगों के अंदर एक टीस आ गई, एक आग लग गई, और कि भाई यार हमें कुछ मिल नहीं रहा है, हमारा सब कुछ ले जा रहे हैं। लगान, आपको तो पता ही है, फार्मर्स को लगान देना पड़ता था, टैक्सेस बढ़ा दिए, इनकम टैक्स को इंक्लूड कर दिया, और हम लोगों की बिना परमिशन के तो बिल्कुल हम लोगों को बोला कि भाई लड़ाई करो आप लोग। तो ये जो लड़ाई थी वो सोच रहे थे कि यार हम अपने लिए लड़ाई कर लेंगे तुमसे, तो हमारा देश हमारा नहीं हो जाएगा। लेकिन नहीं, उस समय हमारे यहाँ एकता की कमी थी। मैंने कहा ना, हमारी जो कंट्री है वो डाइवर्स कंट्री है, और डाइवर्स कंट्री के कारण हमारे यहाँ जो है ना वो एकता की थोड़ी सी कमी थी, और इसी कमी का फायदा उठा के ब्रिटिशर्स ने इतने सालों तक हम पे राज किया। अब बात राज की यह है कि खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो ज्वाला थी वो इसी इकोनॉमिक कंडीशन ने भड़काई। मैं समझाता हूं आपको थोड़ा सा। मैं जो बताना चाह रहा था ना कि ये गवर्नमेंट के चक्कर में हर एक इंडिया भागना चाहता था इस गवर्नमेंट से, और छुटकारा पाना चाहता था, लिटरली छुटकारा पाना चाहता था। तो वो जो प्रॉब्लम्स थी वो किस तरह से अराइज हुई, और फिर वहां से जो छुटकारा पाने की जो स्थिति जागृत हुई, और लोगों ने आपस में एकता का प्रतीक दिया, और एकता का प्रतीक किस तरह से दिया वो आगे बढ़ेंगे। फिर उसमें प्रॉब्लम्स भी आई, हमें एक लीडर की जरूरत थी, वो लीडर अगली स्लाइड में आपको मिलेगा। अगली स्लाइड में एक छुपा हुआ वर्ड मिलेगा आपको लीडरशिप में, देखना, ध्यान से देखना। तो न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन जो अराइज हुई उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई वो समझो। सबसे पहले तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया ऑब्वियसली, तो यहां पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाना पड़ा, टैक्स इंक्लूड करना पड़ा, तो आपको समझ में आएगा कस्टम ड्यूटी इंक्रीज करनी पड़ी, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, फोर्स रिक्रूटमेंट इन द आर्मी, जो मैं बोल रहा था, जबरदस्ती का हम लोगों को इंक्लूड करने लग गए आर्मी में कि भैया हमारे लड़ो, और हमारे ही देश के जवान ब्रिटिशर्स के लिए मर रहे थे। कितनी अजीब बात है ना, थी लिटरली थी, ऐसा देखा गया है लोगों के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, जिन्होंने इतनी मेहनत करके आज आप लोग इतने आसानी से घूम पा रहे हैं ना, वो उनकी मेहनत थी, उनकी एकता थी, जिसकी वजह से वो आज तुम लोग ये महसूस कर पा रहे हो। लेकिन उस समय सोचो कि तुम अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, तो सोचो कैसा लगेगा। तो वही था। फिर प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स डबल बिटवीन 1913 टू 1918, और 1918 और 1919 में बहुत बड़ा कांड हुआ था, और ये इससे हम लोग टूट गए थे। एक्चुअली में हम लोग जब एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए कुछ लॉ वगैरह लेके आ गए, जिससे हम लोगों को बहुत हानि पहुंची।
मेंटली भी, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई उन लोगों ने, लिटरली बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई। फिर 1921 में क्रॉप फेल्ड हो गया पूरे इंडिया के अंदर, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में, जिसकी वजह से बहुत सारे किसान प्रताड़ित हुए, परेशान हुए। और ज़मींदार और ठेकेदार तो आपको पता ही है कैसे थे, तौलकदार जो थे, उन लोगों ने इनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स दिए। जो अपनी ज़मीन थी, भारत माता जो हमारी खुद की ज़मीन थी, उनको बेच बेच के इन लोगों ने लगान दिया ब्रिटिशर्स को, और लगान देने के बाद खुद की ज़मीन में नौकरों की तरह काम कर रहे थे। बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। जब ऑब्वियसली जब फूड की शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, फेमाइन होगा, भुखमरी फैल जाएगी, है ना। तो यही था फेमाइन इन सच। अब देखो, मैं ये जो आखिरी के जो सेंटेंस है ना, वो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इन सच अ क्रिटिकल कंडीशन न्यू लीडर, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस से लड़ने के लिए, थैनोस की आर्मी से लड़ने के लिए एवेंजर्स का होना जरूरी था एक। पहले अलग अलग थे तो सब लोग परेशान थे, और जब वो एक हो गए तो थैनोस की आर्मी से बहुत इजीली लड़ पाए और विजय हासिल करी, 100% विजय हासिल करी। तो यहां पर भी वो एक है ना, एक कैप्टन अमेरिका की जरूरत थी, लीडर की जरूरत थी। वो लीडर की कमी थी, इस वजह से हम लोग सही डायरेक्शन में एक होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हम लोगों में बहुत शक्तियां थी, हम लोगों में अपार शक्तियां, श्री हनुमान जी के जैसी हमारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को एक होकर ही आगे बढ़ा जा सकता है और काम में लाया जा सकता है, समझना। तो एक लीडर की आवश्यकता थी जो कि अपीयर हुआ, और 1915 में, मेरे ख्याल से 1915 में रिटर्न ऑफ गांधी जी, जिन्होंने काले और गोरे का साउथ अफ्रीका के अंदर ये भेद सुलझाया और समझा, और उसको किस तरह से करना है उसके लिए एक मूवमेंट की जरूरत थी। उन्होंने सोचा कि भाई यहां पर भी, इंडिया के अंदर भी जैसे वहां हुआ, वैसे यहां इंडिया के अंदर भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें एक डायरेक्शन की जरूरत होगी। हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वर्क करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। उन्होंने हेल्प ली, जो वहां पर उन्होंने सोचा था सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह क्या है, समझना। ये सत्याग्रह है, शब्द जो मिलकर बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। गांधी जी के जो प्रिंसिपल थे उनमें सबसे पहली चीज थी कि सत्य पे अड़े रहो, और नॉन वायलेंस से ही हम लोग ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। वायलेंस करने के लिए हम लोग अभी प्रतिबद्ध नहीं है, या फिर मैं कहूं कि वायलेंस से किसी को भी नहीं जीता जा सकता। ईंट का जवाब पत्थर से देना है, लेकिन शांति से। शांति यानी नॉन वायलेंस, और सत्य पे अड़िग रहो, तुम्हारी ही जीत पक्की है। ये इनके प्रिंसिपल थे, और बहुत सारे लोगों ने इनको फॉलो करना चालू कर दिया, और फॉलो करने के बाद काफी अच्छे रिजल्ट आए भी। तो आगे की स्लाइड में आप देखेंगे कि सत्य का मतलब क्या है, आग्रह का मतलब क्या है, और एक नया रिवॉल्यूशन जो कि इवोल्यूशन करने वाला था, वो ये है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। वो इनको साउथ अफ्रीका में मिल ही गया था। फिर द लिटिल मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह। आग्रह का मतलब होता है होल्ड ऑन टू ट्रुथ, सच पे, सच के लिए खड़े रहो, सच के लिए खड़े रहो और सच के साथ रहो, और नॉन वायलेंस को लेके चलो। जहां वायलेंस होगा वहां हमारी जीत सुनिश्चित नहीं है। इसको समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा कि इन्हें सत्याग्रह कहां कहां किया और क्यों किया। तो यहां पर दो जगह हैं, बेसिकली दो स्टेट हैं, पहला है बिहार और दूसरा है गुजरात। गुजरात में भी दो जगह हैं। तो बिहार में सबसे पहला जो चंपारण बिहार था, वहां पर जाके सत्याग्रह किया गया, जो कि काफी सक्सेस रहा। फिर अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर जो सत्याग्रह, और खेड़ा गुजरात के अंदर भी सत्याग्रह को किया। सत्याग्रह मतलब एक रिवॉल्यूशन था, जहां पर सब लोग मिलकर बहुत सारी रैलीज करते थे और सत्य पर और अड़े रहते थे, और बैठ जाते थे धरने पे, बस कुछ नहीं, धरने पे बैठना था, है ना। तो सत्याग्रह 1917 चंपारण बिहार लॉन्च फॉर इंडिगो फार्मर्स। इंडिगो फार्मर्स, जो फार्मर्स थे, वहां पर इंडिगो की खेती जबरदस्ती करवाई जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीयों से, और ये बहुत समय से चल रहा था। तो वहां के जो किसान थे वो बड़े पीड़ित थे, प्रताड़ित थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिनकी मदद करने के लिए गांधी जी वहां पहुंचे और सबको स्ट्रगल के लिए प्रोत्साहन किया और मोटिवेट किया। एक मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है लाइफ में। अगर लाइफ में मोटिवेशन नहीं होना तो काम करने की जो एनर्जी होती है ना, वो होते हुए भी नहीं आती बाहर। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ मोटिवेशन तो था नहीं, तो गांधी जी गए और सेल्फ मोटिवेट की जगह मोटिवेट कर दिया सबको, और सबके अंदर सेल्फ मोटिवेशन भी जागा कि भाई हमारी धरती है, हमारी ही जमीन है, हम इस पे किसी और के गुलाम बनकर क्यों काम करें। मालिकाना हक तो हमारा है, दूसरा हमको आके क्यों समझा रहा है कि तुम्हें यही उगाना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो फार्मर्स की भी खुद का मन था एक,
है ना। आगे आपको समझ में भी आएगा कि फार्मर्स के लिए जो आज़ादी है ना, वो खुद से ही कुछ काम करने की, उन्हीं की ज़मीन पर, उन्हीं की भारत माता पर काम करने की जो आज़ादी चाहते हैं, वही उनके लिए आज़ादी थी, वही स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम था उनके लिए। फिर इसके बाद अहमदाबाद गुजरात लॉन्च फॉर कॉटन मिल वर्कर्स, सेम चीज़ वहाँ पर भी हो रही थी। सब एक्चुअली क्या है, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लोगों को जो लेबरर पर लगा दिया था, ज़बरदस्ती का लेबरर जो बना दिया था ना, उससे बहुत प्रताड़ित थे जब सभी लोग। खेड़ा गुजरात लॉन्च फॉर पीजेंट अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर आपको तो पता ही है, क्रॉप फेलियर तो आज भी होता है, पहले भी होता था, लेकिन उस समय किसान का मालिकाना हक नहीं था। इस समय किसान का मालिकाना हक है, कुछ किसान काम करते हैं लेकिन इतना प्रताड़ित नहीं होते थे ब्रिटिशर्स से। अभी ब्रिटिशर्स कहाँ हैं, इतना प्रताड़ित नहीं होते थे, लेकिन पहले प्रताड़ित भी किया जाता था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनको टैक्स भी देना था, चाहे आपकी खेती हो या ना हो। आपको ज़मीन बेचनी हो तो ज़मीन बेचो, आपको जो करना है करो, लेकिन लगान तो उतना ही आएगा चाहे आपकी खेती हुई हो या नहीं। तो ये बात बहुत समझने वाली बात है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और अब मैंने बताया था ना आपको पहली स्लाइड में 1919 में, बहुत इंपॉर्टेंट, 1918 से 1919 में ये सत्याग्रह बहुत बढ़ता चला गया। और वहां पर ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा क्या है, समझ में नहीं आ रहा था कि यार भाई करे क्या हम लोग, क्योंकि ये लोग तो एकजुट हो रहे हैं और ये लोग अगर एकजुट हो गए तो हम लोगों को जल्दी भगना पड़ेगा। और वो बिल्कुल मूड में नहीं थे जल्दी भगने के। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, एक एक्ट जो कि रोलैक्ट एक्ट के नाम से 1919 में पास हुआ। और उसमें जितने भी इंडियंस थे उनको बिना 2 साल के ट्रायल दिए ही प्रिजनमेंट डाल दिया जाता था, उनको प्रिजनर्स बना दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। जिससे काफ़ी जो भी होता था उस समय, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रैली चल रही है और इनने कहा भाई ठीक है इनको जेल में डाल दो, तो बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट में ट्रायल के हमको क्या कर दिया जाता था, प्रिजन में डाल दिया जाता था। 2 साल के लिए किसी भी इंडियन को डाला जा सकता था। तो इससे बहुत सारे लोग जेल गए, गांधी जी भी बहुत बार जेल गए, ठीक है। तो रोलैक्ट एक्ट में इसको थोड़ा सा ब्रेक दिया। अब ब्रेक दिया, हाँ सत्याग्रह को ब्रेक दिया, तो उन्होंने कहा रुक जाओ बेटा, हम इसको और बड़े लेवल पे करेंगे। गांधी जी ने कहा हम और बड़े लेवल पे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया और फिर और बड़े स्तर पर सत्याग्रह किए। गांधी जी डिसाइडेड टू अपोज दिस एक्ट विद सत्याग्रह। महात्मा गांधी नाउ डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह। Rallies were organized in various cities. Worker went on strike in railway. Workshop and shop were closed down. काम ही बंद करवा दिया। बोला काम बंद कर दो, अपन को आगे ब्रिटिशर्स हमारे लिए झुकेंगे, हमारे ऊपर झुकेंगे। और झुकेंगे इसका मतलब यह है कि वो चले जाएंगे। लेकिन भाई साहब आपको तो पता ही है वो लोग तो मूड में थे ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स ने क्या किया इन हड़ताल का। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स तो बिल्कुल वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। रिस्पॉन्ड टू द ब्रिटिशर्स टू दिस हड़ताल, क्लैम्प्ड डाउन अ नेशनलिस्ट, मतलब वो रोलैक्ट एक्ट के अंदर सबको अंदर ले लिया, सबको बहुत पिटाई, ब्रूटली उनको मारा। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। अब यहां पर एक बहुत बड़े लेवल पे एक घटना होने वाली थी। जो पुलिस वाले थे उनको पास ज्यादा पावर आ गई थी। महात्मा गांधी वॉज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग इन दिल्ली। उनको दिल्ली में एंटर तक नहीं करने दिया कि भाई इंडियंस आर एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ऐसे बोर्ड्स भी आपने देखे होंगे, आपने सुने भी होंगे, एक्चुअली सुने होंगे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये वाकई उस समय था। ऑन 10th of April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread. अब हुआ ये कि यहाँ पर अमृतसर के अंदर एक बहुत बड़े स्तर पे या नॉर्मली मार्केट के अंदर, या मैं कहूँ नॉर्मली एक जगह पर सब लोग इकट्ठे हुए थे एक फेयर के लिए। अब एक फेयर के लिए इकट्ठे हुए अमृतसर के अंदर, जिसको जलियांवाला बाग कहा जाता है। और आपने सुना होगा जलियांवाला बाग मैसेकर, तो अगली स्लाइड में आपको वही मिलेगा। जलियांवाला बाग मैसेकर इन 13 अप्रैल 1990 आफ्टर द रोलैक्ट एक्ट, जहां पर ब्रिटिशर्स पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी। और उससे हुआ क्या, उससे हुआ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ द जलियांवाला बाग इन अमृतसर। और जनरल डायर एक नाम था, एक बंदे का पुलिस वाला था, उसने ओपन फायर करने के लिए ऑर्डर्स दे दिए और काफ़ी लोग 100 से 200 से सैकड़ों लोग मरे थे। एंड मैनी ऑफ देम वर अवेयर ऑफ दैट लॉ। और यहाँ पर प्रोटेस्ट जो चल रही थी, सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, न्यू रिप्रेसिव मेजर्स व्हाइल टेकिंग केम एंड अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। यहाँ पर आए थे और सब लोग प्रोटेस्ट करना, सत्याग्रह चल ही रहे थे उस समय, है ना। और सत्याग्रह के अंदर ही वो प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, हम लोग आपको नहीं मारेंगे,
हम लोग आपको बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, कोई हिंसा नहीं करेंगे, बस हम आपके खिलाफ नारे लगाएंगे, हम बोलेंगे। उससे चिढ़ जाते थे ब्रिटिशर्स और बहुत सारे एक्ट लेकर आए जिसमें ये भी एक था। और जनरल डायर को गुस्सा आया, उन्होंने कहा भाई उड़ा दो, सबको उड़ा दिया। हंड्रेड्स ऑफ द किलिंग्स वर देयर और इतने लोग मरे कि सब लोग बहुत टूट गए, अपनों को खो दिया लोगों ने। और अपनों को खो दिया तो एक टीस अंदर रह जाती है। वो आगे के बारे में पता चलेगा कि गांधी जी के जो विचार थे, पीसफुल लेवल पे काम करना या फिर सत्य पर चलना, सत्य तो ठीक है, अहिंसा पर चलना। अब कोई आपको मारे जा रहा है, आप तुरंत उसको जवाब दे देते हो। गांधी जी ने कहा था भैया एक गाल पे मारो, दूसरा गाल आगे कर दो कि मार तू थक जाएगा, टेंशन मत ले। तो इस तरह के जो विचार थे ना, वो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतने लोग मर गए। अब किसी का व्यक्ति मर गया, किसी का लव वन मर गया है और उनसे बोला जा रहा है कि ठीक है आप बिल्कुल पीसफुल, आप अपने लेवल पे काम करो। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि वो टूट जाता है, तो टूट गया। अब क्या हुआ, एज द न्यूज इन द जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक द स्ट्रीट इन मैनी ऑफ द नॉर्थ इंडिया। अब इससे हुआ ये, इससे एक पॉजिटिव चीज ये भी हुई कि सब लोग एक हो गए। जहां हम हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, वहां पर हिंदू के लोग भी मरे और वहां पर मुस्लिम लोग भी मरे, उसमें क्रिश्चियन लोग भी मरे, उसमें सिख लोग भी मरे। तो वो सब लोग बोले यार हमारे लोगों को इन लोगों ने मारा है। तो इसमें सब लोगों की एकता आने लग गई थी। तब भी लिंग्विस्टिक लेवल पर सब लोग अलग अलग महसूस कर रहे थे अपने आप को, लेकिन तब भी एक प्रकार की यूनिटी यहां पर आना चालू हो गई थी इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देयर वर स्ट्राइक, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक ऑन द गवर्नमेंट पे अटैक हुआ। अब यहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आने वाला, खिलाफत हो ही गई है। खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सेम ही है, नाम अलग अलग है, बस काम दोनों के सेम थे, नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स इन एनी कंडीशन। अब नीड आ गई। अब यहां पर उन्होंने कहा भाई साहब तुम लोगों ने हमारे लोगों को मारा ना, रुक जाओ, हम तुम्हारे साथ कोई कॉपरेशन नहीं करेंगे। कॉपरेशन मतलब जो तुम काम बोलोगे वो तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे लिए अच्छा। तो इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जरूरत पड़ी और गांधी जी ने लिखा भी है, हिंद स्वराज इन 1901 स्टेटेड इट वाज द कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस। अब एक्चुअली में ये बात सही भी है कि कोई हमारे घर आया है और हमने उसको इतनी लिबर्टी दी है कि हमारे यहाँ ट्रेड भी करे और हमारे यहाँ रूल भी करना चालू कर दे। हमने ही उसको इतना फ्री कर दिया था। तो हमने जब कॉपरेशन किया था उनके साथ शुरुआत में, तब जाके तो इस कंडीशन पे आए कि उन लोगों ने हमारे साथ कॉपरेशन के साथ साथ, हमारे साथ ट्रेड के साथ साथ हमारे पॉलिटिकल लेवल को भी चेंज करने की कोशिश करी और बीइंग कॉलोनियल गवर्नमेंट यहां पर रूल करना चालू कर दिया, इतनी दूर पर बैठे हुए भी। क्यों? उनके पास हथियार थे, उनके पास मारपीट थी, उनके पास वायलेंस था, इसलिए हम डर गए। हम लोगों ने उनको लिबर्टी दी थी एक्चुअली में। तो गांधी जी ने कहा भी कि वी प्रोवाइडेड द लिबर्टी एंड द बेस फॉर द ब्रिटिश टू रूल इन इंडिया। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। अगर हम लोग उनको स्टार्टिंग में 1600 बीसी के बाद से, जब उन्होंने ट्रेड वेड करा हमसे बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करी और फिर छुरी घोप दी, तो हम लोग पहले ही अगर उनको नॉट कोऑपरेट नहीं करते तो मेरे ख्याल से वो 1 साल 1.5 साल में चले जाते। तो ये सबके हिसाब से ये बात सही भी है एक्चुअली में। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, जिसमें सबको एक आना है। और यहां मतलब वो जो लड़ाई हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो ये हम पे टैक्स वगैरह लगे, फिर ये जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, तो बहुत सारी कंडीशंस के साथ एकजुट होकर लोग आगे बढ़ रहे थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, मोर्चा निकाल रहे थे। और एक लीडर तो हमें मिल ही चुके थे, गांधी जी, जिसकी मदद से हम एक डायरेक्शन में तो काम कर रहे थे। सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाए इधर से इधर से इधर से इधर से, तो ब्लॉक कहीं मूव ही नहीं करेगा, कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। जब मूवमेंट नहीं होगा तो रिवॉल्यूशन नहीं होगा, रिवॉल्यूशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। सेम चीज, अब सभी उसी ब्लॉक को एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक अल्टीमेटली जो हमारा मेन काम है ब्लॉक को मूव करवाना, वो तो हो पाएगा ना। तो वो गांधी जी ने किया, एक डायरेक्शन दिया, चाहे वो कैसा था, वो नॉन वायलेंस वाला था या वायलेंस वाला था, जो भी था, जिसने भी डायरेक्शन दिया, लीडर ने जो डायरेक्शन दिया, उससे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पब्लिक पूरी आगे तो बढ़ी एक साथ, जिसकी वजह से हमको अंततः आजादी तो मिली। उसी को तो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह मिली। यही है वो चैप्टर कि हमारे अंदर वो जो आग जो भड़की है नेशनलिज्म की, वो क्यों हुई और कैसे हुई। यही है नेशनलिज्म कि हम किसको बिलोंग करते हैं। हम हमारे भारत देश को बिलोंग करते हैं एक्चुअली में, आना करते हैं ना। वी आर प्राउड इन इंडियंस। द मूवमेंट इन टाउन, अब ये जो मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो पूरे टाउन में, पूरे देश भर में आगे बढ़ने लग गया, हर जगह हुआ।
तो टाउन में किस तरह से हुआ? मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, स्टडीज, स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स लेफ्ट द गवर्नमेंट schools and lawyers left court. Council election were boycotted in most provinces except Madras. मद्रास ने सोचा, मद्रास में जो लोग थे उन्होंने सोचा कि हम अगर गवर्नमेंट के अंतर्गत रहेंगे तो हम पावर में रहेंगे, और पावर में रहेंगे तो अल्टीमेटली पावर हमारे पास होगी तो हम तो जीत जाएंगे। तो उनके अलावा बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। मिडिल क्लास ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया। किसमें? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। समझ? NCM, अगर शॉर्ट फॉर्म में कभी मिले ना मेरी स्लाइड में NCM, तो समझ लें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है। इफेक्ट ऑफ NCM ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। अब ब्रिटिशर्स को भी नुकसान होने लग गया, रैलीज निकल रही हैं, हड़ताल चल रही हैं, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हो गया। हमारे धुए हुए कपड़े नहीं पहन रहे हो, हमारा द्वारा बनाया गया सामान नहीं बेच रहे हो और एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, तो नुकसान तो होगा ना। ट्रेड में नुकसान तो होता है ना, नुकसान होता है तो गुस्सा भी आता है। गुस्सा आया तो फिर ब्रूटल बीटिंग चली। ब्रूटल बीटिंग मतलब बहुत पिटाई लगी, हम लोग जेल गए, काफ़ी लोग गए। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, मैंने बताया। लिकर शॉप्स को पिक्ड कर दिया। द फॉरेन क्लोथ्स बर्न इन द ह्यूज बॉनफायर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे कपड़ों को एक साथ जला दिया जो कि बाहर के थे, ब्रिटिशर्स के थे, जो फॉरेन कंट्रीज से आए थे। द इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स हार्ड बिटवीन 1921 एंड 22। यही हमको आज़ादी मिलना चाहिए थी, लेकिन हमारे लोगों ने जो वो डायरेक्शन था ना उसको तोड़ दिया, भंग कर दिया उसको। कैसे भाई? वायलेंस कर कर। और गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया मूवमेंट। अब यही होता था, जब हम जीत की तरफ चाहते थे, जब जीत की तरफ जाते थे, हम लोग उत्साहित होकर ओवर एक्साइटेड हो जाते थे। ओवर एक्साइटेड में हम वो काम कर देते थे जो हमारे प्रिंसिपल्स पे नहीं था, और प्रिंसिपल्स तो बहुत अच्छे ही हैं हमारे, आदर्श जो हमारे हैं, उससे हम लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट्स को कॉल ऑफ करना पड़ा। किसी ने इम्पोज किया और किसी ने खुद की मर्जी से किया, जिसकी वजह से हमारी जो इंडिपेंडेंस है ना, हमारा जो स्वराज है ना, वो पीछे होता चला गया, वो डिले होता गया, ठीक है, पोस्टपोन मान लो ऐसा। तो रिजल्ट प्रोडक्शन क्या हुआ? रिजल्ट क्या रहा था? प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स इंक्रीज। अब इंडिया की जो टेक्सटाइल मिल्स थी उनका प्रोडक्शन बढ़ गया। ब्रिटिशर्स का कपड़े हम पहन नहीं रहे थे। खादी ग्राम उद्योग आपने सुना ही होगा, खादी के कपड़े हम लोगों ने खुद बनाए और खुद बेचे, खुद पहने भी, लेकिन वो थोड़े महंगे थे। ये आगे जाके आपको पता भी चलेगा कि वो इतने महंगे थे कि हम लोग उनको अफोर्ड भी, बहुत नॉर्मल लोग तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें वापस से स्विच करना पड़ा। कुछ इंस्टीट्यूट नहीं था, अभी देखो समझ में आएगा वाई इट वॉज स्लो डाउन। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो स्लो डाउन क्यों हुआ? एक्सपेंसेस इन खादी क्लोथ्स। मैंने बताया ना अभी आपको कि कपड़े महंगे थे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, है ना। तो हमें कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना था ना। जैसे आज अगर किसी को कोई बोल दे कि प्लास्टिक बैन होना है, तो भाई मिल्क के पैकेट तो प्लास्टिक में आते, तो टोटली हम प्लास्टिक को ख़त्म नहीं कर सकते, ये सत्य है। तो हमारी कहीं ना कहीं प्लास्टिक के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है कि हम उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, उसको यूज़ कम कर सकते हैं। तो वही हुआ, यूज़ कम हो गया फॉरेन गुड्स का, लेकिन खादी का भी अल्टीमेटली हमने पूरी रूप से खादी को अपनाया नहीं था। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट थे और टीचर्स थे वो वापस से अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने लग गए। लॉयर ज्वाइन बैक वर्क, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट नहीं था। गांधी जी तब भी लगे हुए थे कि चलो भाई सब एक साथ होकर चलो, सत्याग्रह कर रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद जो माहौल बना वो था कि रिबेलियन इन कंट्री साइड। अब यहाँ पर भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन तो हुआ, लेकिन भाई साहब जो रिबेलियन था ना कंट्री साइड में, वो किस तरह से पीजेंट ने किया, फिर ट्राइबल्स ने किया। तो वो चीज़ समझनी तुमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिबेल समझते हो ना? हाँ, जिद्दी लोग जो होते हैं, जिन्होंने ना उपद्रव मचाने के लिए कोशिश कर रही है कि भैया हम तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगे, ठीक है। सो अवध में क्या हुआ? पीजेंट ने बाबा रामचंद्र जी का सहारा लिया और उनके जो भी आदर्श थे, उनके जो भी प्रिंसिपल्स थे, उनकी जो भी गाइडलाइंस थी, मतलब गाइडेंस थी, उससे आगे बढ़े और क्या किया? द मूवमेंट हियर अगेंस्ट द ऑपरेसिव तोलकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। जो उनके लैंडलॉर्ड्स और तोलकदार थे, मैंने इसके पहले भी बताया आपको कि वो जो इतने ज़्यादा रेवेन्यू ले रहे थे, इतना टैक्सेशन कर रहे थे, उसके खिलाफ क्या काम करें, उससे सब डिस्कशन हुआ और बहुत बड़े लेवल पर इन लोगों ने मीटिंग्स करी। यार देखो क्या होता है, सबको एक करने के लिए सबको बुलाकर समझाना भी कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्या है। अब जैसे फार्मर्स थे, उनके लिए उद्देश्य यह था कि हमारी ज़मीन हमें मिले। जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनका ये उद्देश्य था कि जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, उनका उद्देश्य था कि भैया पढ़ाई हो अच्छे से और हम लोग आज़ादी से घूम पाएँ, आज़ादी से अपने डिसीजन खुद ले पाएँ। तो सबके लिए इंडिपेंडेंस की जो वैल्यू है, सब मीनिंग जो होता है ना, वो अलग अलग होता है। तो फार्मर्स के लिए तो बस वही था कि द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन इन रेवेन्यू। वो चाहते थे कि भैया ये रेवेन्यू रिडक्शन हो जाए और हम अपने लेवल पर अपना काम करें। अबोलिशन ऑफ बेगर एंड सोशल बाइकॉट एंड ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स।
जो भी ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनका अपोज करा, मतलब जो जानबूझ के ऐसा काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स के लिए। हाँ, एक चीज़ और सुन लो, ब्रिटिशर्स डायरेक्टली फार्मर्स के पास जा जाके पैसा नहीं लेते थे, वो उनने कुछ इंडियंस को खरीद लिया था कि भैया तुम्हें पैसा लेना हमारी जगह, हम तुमको वो लिबर्टी देंगे, हम तुमको कोई प्रताड़ित नहीं करेंगे। तो उसमें ये तौलकदार एंड लैंडलॉर्ड्स आ रहे थे, ठीक है। तो इन लोगों ने भी काफ़ी प्रताड़ित किया, हालांकि कर ब्रिटिशर्स ही रहे थे, ध्यान रखना। नाई धोबी बांड्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत एंड टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विस इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। तो लोअर सोसाइटी के जो लोअर इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी थी वो भी सब एक होना चालू हो गए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। आगे बढ़ते हैं। अब इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगिंस गोइंग अराउंड द विलेजेस, और उन्होंने हर जगह पर, जैसे सबसे पहले तो ये गए थे अवध के विलेजेस में, और वहां पर सारे किसान जितने भी लोग थे, जितने भी किसान भाई बहन थे, उन सबकी बातें सुनी, उनकी शिकायतें सुनी। उनकी जब शिकायतें सुनी ना, तब जाके उनको ये समझ में आया कि हमें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। सजेशन तो लेना पड़ेगा ना डियर। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपनी खोलता हूं तो मैं 5-10 लोगों से रिव्यू करवाऊंगा और सजेशन लूंगा। कोई मूवी भी होती है तो उसका प्रीमियर होता है ना, ताकि समझ में आ जाए भाई कि मूवी कैसी होने वाली है। तो दैट इज द पॉइंट वहां पर, जहां पर जवाहरलाल नेहरू और हमारे रामचंद्र जी, बाबा रामचंद्र जी ने मिलकर सभाएं करी और बहुत सारी शिकायतें सुनी जितने भी लोग थे उनके सामने, और इन सभाओं को बड़ा बड़ा के उन्हें 300 ब्रांचेस बना दी, जो ऑल अराउंड इंडिया के अंदर धीरे 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 फैलता गया, और यहां पर यूनिटी सेंस डेवलप होता चला गया। हाउ द पीजेंट मूवमेंट डेवलप इन द फॉर्म, अब हुआ ये कि ये कुछ इस तरह से डेवलप हो गया कि कांग्रेस के लोग जो है ना वो इनसे इतने खुश नहीं थे। अरे कुछ हो जाता ना, कुछ कर देते हैं भाई, अब साथ में रहते हैं तो 2 बर्तन एक साथ रहेंगे तो बजेंगे तो ना, लड़ाई तो होगी। उसमें भी वो नाखुश थे, कुछ क्या कारण था उसका आगे की स्लाइड में आपको शायद पता चल जाए। अब रीजन बिहाइंड द मूवमेंट फेलियर, ये फेलियर इसलिए हुआ क्योंकि द हाउसेज ऑफ द तौलकदार मर्चेंट्स वर अटैक्ड। अब यहाँ पर हमारा सख्त निर्देश था, जो सीनियर पोस्ट पे कांग्रेस में बैठे हुए थे, जवाहरलाल नेहरू जी और ये महात्मा गांधी जी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भाई साहब आपको वायलेंस नहीं करना है, अगर आपने वायलेंस किया तो हमारा मूवमेंट कॉल ऑफ हो जाएगा। और वही हुआ। बाजार वर लूटेड एंड ग्रेन्स hordes were taken over. Local leader told the peasant, Gandhi ji had declared that land was to be redistributed amongst the poor. जो उनकी लैंड है उनको ज़मीन को वापस दिया जाएगा, उनकी ज़मीन वापस दी जाएगी। और इससे हुआ क्या कि इससे बहुत सारे जो लोग थे, किसान थे, वो आ गए भाई, समझने लगा कि भाई गांधी राज आने वाला है, अब तो गांधी जी की सुनो और आगे बढ़ो। And the name of the Mahatma was invoked and sanctioned all and aspiration. अब यहाँ पर ट्राइबल लोगों ने किस तरह से किया, ट्राइबल लोगों ने किस तरह से उपद्र मचाया, और किस तरह से इन लोगों ने सोचा कि भाई हम इनको अगेंस्ट का, हाँ साथ में थे, ये आज़ादी के साथ थे, लेकिन ये भी तो जिद्दी थे ना। तो आगे समझते हैं। एक गोरिल्ला मूवमेंट करके था, जो कि एक ओलोरी सीतारामन राजू ने चलाया था, जो कि इस मूवमेंट के सूत्रधार थे, जिन्होंने अगेन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम किया। लिकर को मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। प्लस एक और चीज़ है जो कि इन लोगों ने ये बोला कि भाई साहब सुनो, हम लोग जो है ना, हम लोग यहाँ पर जो भी हमारे पास आएगा, मतलब हमारे सामने जो भी आएगा, उसको हम वायलेंस से ही पीछे करेंगे। मतलब नॉन वायलेंस उन लोगों ने त्याग दी थी। उन्होंने कहा कि भाई नॉन वायलेंस से तो जीता ही नहीं जा सकता, ये तो सब पगलाई है। उन लोगों ने ये सोचा। तो ये जो गोरिल्ला मूवमेंट है, कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज टू बी क्लोज लार्ज फॉरेस्ट। अब ये क्यों किया, इसके पीछे एक रीजन था। अब सोचो, आपके घर में आपको बंद कर दिया, और आपसे बोला कि भैया आपको मैंने बंद कर दिया है, आपको मैं हर चीज़ दे दूंगा, आपको खाना भी मिल जाएगा, पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा, बर्गर भी मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगा, मोबाइल मिल जाएगा, पीएस मिल जाएगा, लेकिन आपको बस बाहर जाने की आज़ादी नहीं है, आप कन्फाइंड हो एक जगह तक। भाई साहब कोई ने अगर ऐसा बोल दिया ना, तो आपको आपकी आज़ादी छिन गई। आप कुछ भी वापस लेकर, मतलब उस समय ना इतनी प्रीशियस होती है ना इंडिपेंडेंस, आज़ादी इतनी प्रीशियस होती है कि हम किसी भी चीज़ के लोभ में नहीं आते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए। आप कमरे से बाहर निकलो, हमें वही बहुत है। हम अपने मर्जी से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। ये हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में बसा हुआ है। अब बात यही थी कि उन लोगों ने कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर का उन्होंने बोला था भैया फॉरेस्ट हमारे हैं, ये फॉरेस्ट रिजर्व, सेंचुरी पार्क सब हमारे हैं, आप लोग इसमें बिना हमारी परमिशन के एंटर नहीं कर सकते, और एंट्री करना तो मना ही है। देखो, द लाइवलीहुड एंड ट्रेडिशनल राइट वर अफेक्टेड।
अब ट्रेडिशंस भी थे ट्राइबल्स लोगों के, वो जंगल में कुछ ट्रेडिशंस करते थे, पूजा वगैरह करते थे, वो सब ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों के अंदर थोड़ा सा आक्रोश था। पीपल वर ट्राई टू वर्किंग एज अ फोर्स बेगर टू रोड कंस्ट्रक्शन, इनको वही मैं फोर्स बेगर लेके गए, बनाया इनको और खूब काम करवाया, खूब ब्रूटल पिटाई हुई इनकी। तो इनका जो अलूरी सीतारामन राजू जो है, उनका एक मानना था, मैंने बताया भी कि बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेट होगा ओनली बाय यूज ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस से तो हम लोग नहीं जीत सकते, फोर्स तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला भी तो एक पे ही लगा रहा है। गांधी जी का मानना था कि भैया उनको लगाने दो, वो एक दिन थकेंगे और चले जाएंगे। दैट इज द पॉइंट। ये सब सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हो। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब धीरे धीरे अभी ये सब लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। ये जो पूर्ण स्वराज है वो हर किसान मांग रहा है। इसके पिछली स्लाइड में आपको मैंने बताया भी है कि हर किसान की एक बस एक ही तमन्ना थी, जो भी किसान थे उन सब की एक तमन्ना थी कि हमको क्या चाहिए। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जब गए थे तो उन लोगों की एक ही तमन्ना थी कि भैया हमें अपने हिसाब से काम करना है। फिर यहाँ पर उन्होंने गांधी जी को सुन लिया था कि भैया उनको खुद की खेती खुद मिलेगी, मतलब फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उनकी पूरी ज़मीन। तो ये सब लोगों ने सुन लिया था। किन लोगों ने सुन लिया था, अब आगे सुनो। आगे इन लोगों ने, कुछ लोगों ने, जो कि यहाँ पर खेत के बागानों में काम करने वाले कुछ किसान थे, जिन्होंने ये सुन रखा था कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर ये बोला है कि रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पुअर पीपल की जितने भी लैंड है वो सबको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो सब अपने अपने घर जाने लग गए। अब ये लोग बंधे हुए थे एक्ट के द्वारा। वो एक्ट था इनलैंड इमिग्रेंट एक्ट। ये जो इमिग्रेशन वाला एक्ट था इन 1859, इसके अंतर्गत ये बंधे हुए थे, बहुत दिनों से चल रहा था। अब इनने कहा यार, और उस एक्ट के अंदर इनको कोई परमिशन नहीं थी कि वो अपने खेत के बागान से निकलें, मतलब जो भी चाय का बागान था उससे निकलें और कोई दूसरा काम करने जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनके लिए वो निकलना, और निकले भी। द प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। और वो जब परमिशन के बिना निकले तो हुआ ये कि स्ट्राइक थी रेलवे वालों की स्ट्राइक थी। तो सुनो, when they heard a non-cooperation movement, thousands of the workers, they believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be giving land in their own village. तो अपने अपने विलेज, अपने अपने घरों की तरफ बढ़े, आगे अपने अपने गांव की तरफ बढ़े। However, they will never reach there because of some reason, that is steamer and the railway strike. और रेलवे स्ट्राइक होने के कारण वो पैदल निकल लिए तो वहाँ ब्रिटिशर्स मिल गए, उनको फिर से पिटाई करी और वापस वहाँ पर भेज दिया जहाँ वो काम कर रहे थे। ये भी आक्रोश था एक। अब धीरे धीरे चल रहा था काम, आगे बढ़ रहे थे सब, सत्याग्रह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। फेलियर भी हुआ, फिर उनने सोचा कि चलो आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर हुआ एक बहुत बड़ा कांड, जो कि था चौरी चौरा मूवमेंट, जो कि गोरखपुर में एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो था वो बाजार के अंदर हो रहा था, जो कि आपस में लोग सब बातें कर रहे थे, और मैं कहूँ तो रैलीज कर रहे थे। रैलीज भी नहीं कहेंगे, सभाएं चल रही थी, जहाँ पर वायलेंस हो गया, बहुत बढ़ गया वायलेंस। किन किन के बीच में? पुलिस और लोगों के बीच में, लोकल पुलिस और लोकल लोगों के बीच में, सिविलियंस के बीच में। अब जब लड़ाई हुई, उपद्रव हुआ, हिंसा हुई, तो भाई साहब इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज इट टर्न वायलेंट इन मैनी प्लेसेस। मैं बता तो रहा हूँ कि हम लोग इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं, हम लोग इतने ज़्यादा मोटिवेटेड और उत्साहित हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा मेन मोटिव क्या है, और उस समय हम वो गलती कर जाते जो हमें नहीं करनी थी। कॉल्ड ऑफ हो गया मूवमेंट, फिर आज़ादी टल गई। तो ब्रिटिशर्स को ये पता था कि यार जब ये एक हो जाएंगे तो हम प्रॉब्लम में आएंगे, और ये एक होने वाले नहीं हैं। ऐसे इनका मानना था ब्रिटिशर्स का, क्योंकि हम इनको ही लड़ाते रहेंगे तो ये एक होंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब साइमन कमीशन आ गया। अब साइमन कमीशन जो था ना, वो जो हमारे ये गवर्नमेंट के अंदर जब आया, टोरी गवर्नमेंट के अंदर जब पास हुआ साइमन कमीशन, तो इसके अंदर कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशनल चेंजेस थे, या मैं कहूँ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे। इंस्टीट्यूशनल तो नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चेंजेस ऐसे थे जो कि भारतीय के पक्ष में नहीं थे। इंक्लूडिंग यहाँ पर एक चीज़ और थी कि यहाँ पर एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। अब भाई जब एक भी इंडियन मेंबर नहीं होगा तो इंडिया वाले इसको प्रपोज करने लग गए। 1928 में एक स्लोगन निकला, साइमन गो बैक, हमें नहीं चाहिए तुम ना। कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कमीशन, और इसके अगेंस्ट बहुत सारी प्रोटेस्ट होने लग गई। नेक्स्ट, अब बात है
बात है डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। ये तो बात उठी गई थी कि भाई वो डिमांड कर रहे हैं पूर्ण स्वराज की, और जवाहरलाल नेहरू ने बोल भी दिया था कि भैया हम लोग 26 जनवरी सन 1930 के अंदर हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लेंगे, तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। तो ये तो हम लोगों ने बोला, लेकिन क्या हुआ, नहीं हो पाया। कुछ कारण थे, वो कारण थे ब्रिटिशर्स ने उनको रोका। तो लॉर्ड इरविन ने अनाउंस कर दिया डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया, वो हम लोग ही राज करेंगे, हम लोग ही सब कुछ समझेंगे, हम लोग ही तुम लोगों का फैसला लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? हमारी जिंदगी का कोई फैसला कोई और कर सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कांग्रेस लीडर वर अनसेटिस्फाइड। अब जब ऐसा हुआ तो ऐसा अनसेटिस्फैक्शन मिला हमको। जब मिला तो लाहौर सेशन के अंदर 1928 जवाहरलाल नेहरू ने एक फॉर्मलाइज पूर्ण स्वराज के लिए कदम उठाया और उन्होंने बोला भाई साहब तुम कुछ भी कर लो, हम तो आज़ादी लेके ही रहेंगे। और उन्होंने अनाउंस कर दिया वहाँ पर, क्या अनाउंस किया? डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। लेकिन इसके बीच में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, कठिनाई आई, और इस कठिनाई को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गांधी जी के द्वारा। गांधी जी समझ गए। क्या समझे? उन्होंने समझा कि भाई साहब पूरे भारतीयों को अगर एक साथ लेके आना है, सबको अगर एकजुट करना है, तो कोई एक कॉमन रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि ये सब लोग एक हो जाएं। ये सब लोग मैं बात करने जा रहा हूँ सभी धर्मों के, सभी प्रांतों के लोगों की। डाइवर्स कंट्री है भारत, तो सब लोगों को एक करने के लिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, अमीरी और गरीबी से भी डाइवर्सिटी थी भारत के अंदर उस समय। तो सबको एक करने के लिए एक चीज़ तो ये करी उनने कि उन्होंने सॉल्ट की हेल्प ली। अब आप सोचोगे सॉल्ट कैसे, नमक कैसे? हम टाटा का नमक खाते हैं ना, तो सॉल्ट किस तरह से, सॉल्ट क्यों, सॉल्ट किस लिए? तो उनका ये मानना था कि सॉल्ट जो खाने को स्वाद दे, बिना सॉल्ट डाले तो खाना कोई स्वाद ही नहीं लगता है, उसका इस्तेमाल चाहे अमीर हो या गरीब सब करते हैं। उस सॉल्ट पे टैक्स भी बहुत ज़्यादा था। भाई पूरी की पूरी मोनोपोली आ गई थी ब्रिटिशर्स की। उन्होंने मोनोपोली लगा दी थी कि भाई साहब हमारा ही है हक इस पे, और आप बनाओगे भी नहीं और चखोगे भी नहीं बिना हमारी परमिशन के। ना बनाओगे, अल्टीमेटली बनाओगे नहीं, हमें हमसे खरीदना पड़ेगा तुमको। मतलब सोचो यार, हम अपनी चीज़ को किसी और से खरीद रहे हैं। तो ये चीज़ उनने सोचा कि भाई ये सॉल्ट जो है ना, इसमें बहुत ताकत है। तो देखो आगे की स्लाइड में आपको पता चलेगा। सॉल्ट, महात्मा गांधी फाउंड सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द नेशन। सारे लोगों को, सारे नेशन के जितने भी लोग थे, उन सबको यूनाइट करने के लिए सॉल्ट एक पावरफुल वेपन हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड, जिसके बिना स्वाद आता ही नहीं है खाने का। कंज्यूम बाय रिच और पुअर, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, चाहे रिच हो या पुअर हो या सिख हो या ईसाई, सब लोग, सब धर्म के लोग इसका तो सेवन करते ही। The tax on the salt, the government monopoly over the production, revealed the most oppressive face of British rule. बहुत ही गंदा फेस हमको दिखा ब्रिटिश का, बहुत ऑपरेसिव, मतलब हम लोगों को प्रताड़ित कर देने वाला इतना खतरनाक फेस ब्रिटिशर्स का तब दिखा जब सॉल्ट पे उन्होंने इतना टैक्स ला दिया और हमारे ही सॉल्ट पे मोनोपोली लेके आ गए। तो ये जो चीज़ थी ना, इस चीज़ से सॉल्ट मार्च निकालने की तैयारी चालू हो गई, और साथ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फेलियर, और फिर उठ रहा है, फिर चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा था देश के अंदर। अब भाई साहब गांधी जी ने बोला रुको, पहले तो मैं ना इनको थोड़ा सा बता दूं कि भाई मैं ये करने जा रहा हूं, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो ऐसा करना पड़ेगा। तो वहाँ पर वायसरॉय थे इरविन। इरविन जो थे, उनको, वायसरॉय इरविन को गांधी जी ने एक लंबा चौड़ा धमकी भरा लेटर लिखा। कब लिखा? लिखा ऑन 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी सेंट अ लेटर वाइसरॉय इरविन स्टार्टिंग 11 डिमांड्स। और उसमें उनकी कुछ जनरल डिमांड्स थी, लेकिन ज़्यादातर जो था वो मोस्ट स्टेयरिंग ऑफ ऑल द जो टैक्स लगा रखा था सॉल्ट के ऊपर, वो हटाने की थी। ठीक है, ये तो लिख दिया। अब भाई साहब इरविन का मानने वाले थे। इरविन ने कहा ना, हम तो तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे, अरे हम तो तुमसे बात ही नहीं करेंगे। तो उनने बात भी नहीं करी, और इरविन ने नेगोशिएट करने से मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो गांधी जी ने, ये तो भाई धमकी भरा जो था वो एक अल्टीमेटम था कि ये करोगे तो ठीक है, नहीं तो हम तो सॉल्ट मार्च निकालेंगे। और उन्होंने सॉल्ट मार्च निकाला भी, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा, बहुत फेमस दांडी यात्रा करी। 78 वॉलंटियर्स के साथ निकले थे, और हजारों नहीं लाखों लोगों को जोड़ जोड़कर उन्होंने सॉल्ट प्रोड्यूस किया। सॉल्ट प्रोड्यूस के साथ साथ उन्होंने काफ़ी जगह पर सॉल्ट को चखा, काफ़ी प्रोडक्शन किया, और ये सारा का सारा काम उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने किया, पुलिस के सामने किया। वो कैसे, वो सुनो, देखो। Thousands in the different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of the government salt factories as the movement spread up. फिर से
हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ा एग्रेशन आ ही जाता है। तो ये तो ठीक था कि फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ्स वर बाइकॉटेड, लिकर शॉप्स को पिक्ड कर दिया, विलेज ऑफिशियल रिजाइन कर गए, पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गई ना, क्यों वायलेंस किया आपने, वायलेटेड क्यों किया, सारा वायलेंस का ही तो खेल रहता है। वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ, घुस गए, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, फिर वायलेंस आ गया। भाई साहब पूरा माहौल चल रहा था और इतने लोग अरेस्ट हो गए, कितने लोग अरेस्ट हो गए। गवर्नमेंट अरेस्टेड कांग्रेस लीडर्स, lakh of the people were arrested. Violent clashes happened in many places. Government responded with the brutal procession. और अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। एंड डिवोट डिसिप्लिन ऑफ द महात्मा गांधी वर अरेस्टेड इन 1930। और उसके बाद गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस वायलेंस। भाई ऐसा होगा तो फिर कॉल्ड ऑफ हो गई, आपको वायलेंस करना ही नहीं था। ये सारे निर्देश हमारे जो भी लीडर्स थे उस समय, जो पथ दिखा रहे थे, पथ प्रदर्शित कर रहे थे, उन लोगों ने बता दिया था। ठीक है, प्रभु पथ प्रदर्शित करिए, तो पथ प्रदर्शित हो चुका था। लॉर्ड इरविन कन्विंस्ड हिम टू गेट इनटू द पैक्ट विद हिम। हाँ, ये बंद नहीं किया उनने, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो कॉल्ड ऑफ तो हुआ, और वो कॉल्ड ऑफ ऐसे हुआ कि इनने एक पैक्ट तैयार करा कि भाई साहब हम आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जगह देंगे, आपसे बात करेंगे, और आपसे बात करने के बाद आपको वहां पर इंक्लूड किया जाएगा। आपके देश के जो फैसले ले जा रहे हैं उस पर आपको भी विचार और विमर्श और परामर्श देने का हम मौका देंगे। तो गांधी जी का ठीक है भाई साहब, हम ये बंद कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब गांधी जी ने पैक्ट साइन करा, और ऑब्जेक्टिव था कि इरविन पैक्ट में कि गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को बंद कर दिया गया, और सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के बाद ये चले गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने, और वहां भौकाल हो गया। वहां नहीं, यहां भारत में सब उलट पुलट हो गया। क्या हुआ सुनो, वो ये कि इंडिया के अंदर ही डिस्कवर दैट गवर्नमेंट हैज बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। उनने कुछ अलग नए रूल लॉ ला दिए। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर इलीगल, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड बाइकॉट्स। महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। उन्होंने कहा भाई साहब रुक जाओ, हम वापस से रीलॉन्च करेंगे। लेकिन जब रीलॉन्च होता है ना, ये लॉन्च फिर रीलॉन्च, फिर हटा दिया, फिर खत्म कर दिया, फिर शुरू कर दिया, इससे जो लोग हैं ना वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हो क्यों रहा है ये। फिर जब हम इतनी मेहनत करके वापस से आगे आते हैं, फिर कुछ लोगों की वजह से ये बंद हो जाता है, तो फिर हम पार्टिसिपेशन, फिर थोड़ा सा लूक वार्म पार्टिसिपेशन आ जाता है। और लूक वार्म पार्टिसिपेशन आया भी पुअर फार्मर्स की तरफ से। क्या आया, रिच सपोर्टेड लेकिन पुअर डिडंट। रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक द पाटीजार, गुजरात एंड द जाट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। लेकिन हुआ ये कि हार्डेड बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस, दे बिकम एंथुसियास्टिक सपोर्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। फॉर देम द फाइट ऑफ स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू। मैंने बताया ना कि हर एक के लिए स्वराज का मतलब अलग था। स्वराज का मतलब इन लोगों के लिए था कि भैया जो हाई रेवेन्यू हम दे रहे हैं उससे हम बचेंगे। रूल तो देखो डेमोक्रेसी में आज नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इतनी तो आज़ादी है कि हम अपने डिसीजन खुद ले पाएं। उस समय तो हम लोगों को बाहर निकलने की भी प्रॉब्लम थी डियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन जो लूक वार्म सपोर्ट मिला किनका, पुअर्स का, इससे क्या क्या मिला वो सुन लो पहले। थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिला लेकिन लूक वार्म था। लूक वार्म मतलब बहुत कम एक्चुअली में। द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीसेंट एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन, डामाडोल स्थिति थी। ठीक है। द स्मॉल टीनेंट्स कल्टीवेशन लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, इन डिप्रेशन दे स्ट्रगल टू पे रेंट। फिर जब ऐसा हुआ तो वो स्केर्ड अपसेटिंग द रिच पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। कांग्रेस डिडंट सपोर्ट देयर नो रेंट कैंपेन, उनको सपोर्ट नहीं मिला कांग्रेस के जरिए नो रेंट कैंपेन के अंदर कि भैया हमें रेंट नहीं पे करना। रेंट पे करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स तो हो ही रही ना यार। भाई एक तो चीज़ उगा नहीं पा रहे हो, कोई हमारे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इनकम के सोर्सेस नहीं है, और इनकम के सोर्सेस ना होने के बाद हमको फिर से पे करना पड़ रहा है, टैक्स पे करना, मतलब कुछ आए तो है नहीं, व्यय है, मतलब जा ही जा रहा है, पैसा आ तो नहीं रहा है। तो इससे क्या होगा, परेशान हो गए ना। तो यहाँ पर पुअर फार्मर्स, पुअर पीजेंट बहुत परेशान हुए। अब यहाँ पर विमेन का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट था और विमेन पार्टिसिपेशन भी था। वो कैसे था वो सुन लो।
पार्टिसिपेशन प्रोटेस्ट अगेन मार्चेस, मैन्युफैक्चर सॉल्ट एक्सेट्रा, इवन वेंट टू जेल। बहुत सारी लेडीज़ जो थी, विमेन थी, उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने ये सॉल्ट मार्च भी निकाला, उसमें पार्टिसिपेशन किया, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जेल भी गए। कांग्रेस वर रिलक्टेंट टू अलाउ विमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ द अथॉरिटी। अब कांग्रेस ने उन लोगों को कोई जो क्या बोलते हैं, उनको अथॉरिटी देने का भी बोल दिया कि ठीक है, हम आप में से किसी एक को अथॉरिटी देंगे और अथॉरिटी के अंदर शामिल करेंगे बड़े बड़े लीडर्स के साथ। फिर मूव्ड, गांधी जी कॉल्ड दे बिगेन टू सी सर्विसेज टू नेशन एज सेक्रेड ड्यूटी ऑफ द विमेन। तो गांधी जी ने बोला भाई ठीक है, आप कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब भी जो विमेन हैं उनको अपने फैमिली की रक्षा करने का ही सबसे मेन धर्म मानना चाहिए। गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द विमेन टू लुक आफ्टर एट होम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये हुआ क्या। हुआ ये कि लिमिटेशन जो थी ना इन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, इससे ये मूवमेंट धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था। और इसके मेजरली दो रीज़न थे। एक तो था मुस्लिम समाज का थोड़ा सा कम पार्टिसिपेशन, और उसके ऊपर जो थे जो नो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स। जो हमारे उस समय ना इंडिया के अंदर अनटचेबिलिटी चल रही थी बहुत ज़्यादा, गांधी जी ने उसको ख़त्म करी। अनटचेबिलिटी मतलब नॉट टू टच द पीपल बिलोंग्स टू अ स्पेशल कास्ट ऑफ सोसाइटी, या उस अलग कास्ट के जो लोग थे जो हरिजन समाज के थे। हरिज मतलब भगवान के जो बच्चे होते हैं उनको हरिजन के नाम दिया गया, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। तो अनटचेबिलिटी उस समय बहुत पीक पे थी, उनका भी सपोर्ट नहीं मिला। देखो आप, दलित का सपोर्ट नहीं मिला। दलित क्या थे? नो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट फॉर लॉन्ग टाइम। कांग्रेस इग्नोर्ड देम बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ ऑफेंडिंग सनातनीज। और जो हायर अपर क्लास के सोसाइटी के जो लोग थे हिंदू और दलित में, उन लोगों में जो लड़ाई चल रही थी, गांधी जी सपोर्टेड दलित्स एंड कॉल्ड देम हरिजन्स, दैट इज कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, ही बिलीव स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर इफ अनटचेबिलिटी वॉज देयर एंड नॉट एलिमिनेटेड। अगर ऐसा हुआ, मतलब अनटचेबिलिटी को हटाया नहीं गया, तो हमें स्वराज नहीं मिलेगा। ये सबसे बात पक्की है। भीमराव अंबेडकर जी आए। भीमराव अंबेडकर जी ने दलित के जितने भी थी, क्या थी वो, थी डिमांड्स। उन डिमांड्स को सामने रखा सबके सामने, कांग्रेस के लीडर्स के सामने। तो उनकी डिमांड ये थे, रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सेपरेट इलेक्टोरल दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये चाहते थे कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्स्ट्रा कुछ हमें रिजर्वेशन कैटेगरी में सीट्स उपलब्ध हो, ताकि हम लोग भी पावर में आए और गवर्नमेंट में आए और समझे इस चीज़ को। बाद में हुआ भी, एक्स्ट्रा इन लोगों ने खूब सपोर्ट किया, मतलब दलित का भी सपोर्ट हुआ उस समय, क्योंकि यार इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा झेला था। एक्चुअली में अनटचेबिलिटी इज़ वेरी वेरी ऑफेंसिव फॉर देम, कि कोई जा रहा है और उसको किसी घर के सामने से निकलना है तो उसको चप्पल को हाथ में लेकर निकलना पड़ेगा। मंदिरों में ये अलाउड नहीं थे, अगर साथ में बैठे हैं तो उनको नीचे बैठना पड़ता था और ऊपर बैठते थे, टच नहीं करते थे उन लोगों को। तो ये बहुत बहुत ऑफेंसिव था। सो बिलीव्ड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। सोशल डिसेबिलिटीज मतलब फिजिकल डिसेबिलिटीज नहीं थी, सोशल डिसेबिलिटीज थी, जो मैं बताया अभी तक। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑर्गेनाइज दलित डिप्रेस क्लासेस, और जो गांधी जी के साथ मिलकर इन्होंने एक पूना पैक्ट भी किया था, जिसमें क्या हुआ कि गांधी जी ने अपना एक उपवास रखा। ठीक है, उनने उपवास रखा, जब तक वो मर नहीं जाते वो भोजन नहीं करेंगे, इस तरह का कुछ किया। फिर उन लोगों ने इंटीग्रेट हुए, वैसे डिसइंटीग्रेट करने वाली थी चीज़ें कि रिजर्वेशन कैटेगरी, फिर इन लोगों में लड़ाई होती, तो वो डिवाइड एंड रूल तो चल ही रहा था। लेकिन उसके बाद पूना पैक्ट के बाद दलित समाज को भी कुछ % ऑफ सीट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिली, और जिससे वो थोड़े से शांत हुए। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो लूक वार्म सपोर्ट था मुस्लिम्स का। मुस्लिम्स थोड़े से नाराज चल रहे थे, और उनका जो लीडर था मोहम्मद अली जिन्ना, दैट इज़ उसने क्या कर दिया, उसने बोल दिया कि भाई हमें तो एक अलग स्वराष्ट्र चाहिए, हिंदुत्व की बात हो रही है यहाँ पर। और उन लोगों में भी काफ़ी खींचातानी चल रही थी हिंदू मुस्लिम में। तो देखो, मुस्लिम फेल्ट अलाइंटेड फ्रॉम कांग्रेस आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फ्रॉम द माइंड इन 1920 द कांग्रेस केम टू मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप। अब वो लोग है ना सोच रहे थे, वो अब अलग अलग भावना आ गई कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। तो हिंदू मुस्लिम बहुत चल रहा था वहाँ पर, जैसे आजकल न्यूज़ चैनल चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर्सेंट, और इससे ख़राब हुए और भी जो हमारे जो रिलेशन थे। आफ्टर द टाइम ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिट्रस्ट कम्युनिटीज, और डिट्रस्ट बिटवीन दी कम्युनिटीज। आपस में ही एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। सोचो, इंडिया के लोग, दो लोग आपस में जो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स उसका फ़ायदा उठाने ही वाले ना।
उठा ही वाले हैं, उठा दिया। अब इससे हुआ क्या, इससे बहुत बड़ी एक मेजर घटना हुई जो कि पाकिस्तान बना। आपको पता ही है, भारत का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान बन गया। The Congress and the Muslim League made the effort to renegotiate at an alliance. An alliance leader of Muslim, that is called Muhammad Ali Jinnah, asked for separate electoral for Muslim-dominated region. उन्होंने कहा हमें तो एक रीजन ही दे दो, चिंता नहीं कर। But was outrightly turned down by M.R. Jayakar of Hindu Mahasabha, provoking Hindu-Muslim communal rights. और जिससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम के बहुत बड़े बड़े दंगे टाइप हुए 100%। तो ये थे इसके पीछे। अब क्या है ना, सबको एक लाने की बात होती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, सबको एक का रखना, सब एकता में ही बिलीव करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। और उस समय यहाँ कमी थी एकता की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोग डिफरेंट क्लास सोसाइटीज़ पर आ रहे हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं, धर्मों का उच्चारण कर रहे हैं, अलग तरीके से प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोगों के बीच में जो एकता थी ना, वो डेवलप नहीं हो पाई कभी इन बिटवीन दिस एज वेल। अब इस एकता को जागृत करने के लिए कुछ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स के लिए, कलेक्टिव बिलोंगिंग को सेंस करवाने के लिए लोगों को कि भाई तुम सब एक ही माटी के अंदर पैदा हुए हो और बिलोंग भी उसी को करते हो। क्या कर रहे हो हिंदू मुस्लिम, क्या कर रहे हो सिख ईसाई। तो वो चीज़ करने के लिए हमारे कुछ लोगों ने यहाँ पर, कुछ लोगों ने कुछ बहुत बेहतरीन सॉन्ग्स, कुछ बहुत अच्छे टेल्स निकाले, ठीक है। तो वो जो टेल्स थे, कहानियाँ थी, जो गाने थे, जो राष्ट्रध्वज था, उसका आगमन हुआ और हम सब लोग प्रे करने लग गए कि भैया इंडिपेंडेंस तो मिल जाए, एकता बनी रहे और हम केवल एक ही चीज़ को माने जो कि है देश। आप देखना कि क्रिकेट जब देखते हो आप, वर्ल्ड कप में भारत खेलता है तो पहले राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगान होता है तो सब लोग एकत्रित होकर, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म, जाति, सेक्स, या फिर हम बोलें कि छोटा हो या बड़ा हो, वो सब खड़े हो जाते हैं और एक ही गान गाते हैं। ये एकता का प्रतीक है। तो इसको जागृत करने के लिए काफ़ी लोग, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, बहुत सारे लोग थे। तो ये कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो यूनाइट करती है स्ट्रगल में, फ्रीडम के स्ट्रगल में। फोकलोर सॉन्ग्स, मैंने बताया आपको, सॉन्ग्स, वेराइटी कल्चर प्रोसेसेस एंड हिस्ट्री एंड फ्रिक्शन एंड पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स, जो कि हमारे हम बोलें कि हमारे देश के कुछ नगीने हैं, कुछ हमारे जेम्स हैं। तो इसमें ही सबसे पहली चीज़ ये आई कि यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजिबली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता का जो इमेज था उसको लेकर हम लोगों ने सोचा कि भैया यही हमारी माँ है, अम्मी बोल लो या माँ बोल लो, जो भी है, जो किसी और के पास है, जो कि जुल्म कर रहा है और जिस पर हमारा मालिकाना हक होना चाहिए, जो हमें मिल नहीं रहा है, उसके लिए हम लड़ें। तो एक इमेज बनाई गई, पोर्ट्रेट किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को बनाया, और जो कि बहुत अभी भी आज आप सुन रहे होंगे। वंदे मातरम लेटर इंक्लूडेड इन हिज नोवेल आनंद नाथ दैट वाइडली संग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। इसके बाद भारत माता की ये बहुत प्यारी सी एक पोर्ट्रेट, जिसमें इनको संत दिखाया जा रहा है। एक संत हैं, ठीक है, बहुत शांत हैं, काम हैं, कंपोज हैं, और इसका साल दर साल थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता गया, ठीक है। इनकी जो पिक्चर्स हैं इसमें चेंजेस आ गए। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी ये बहुत खूबसूरत तस्वीर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत कलेक्टिवली बैलेड्स और नर्सरी राइम्स और मिथ माइंस लिखे, बहुत सारे, ताकि ये देश के लोग जो है ना वो एक हो जाएं, ये देश के लोग एक हो जाएं बस, और ये देश आज़ाद हो जाए। हम तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, स्वराज, हमारा राज। हम चाहें तो कमरे में बंद रहें या हम चाहें तो बाहर घूमते रहें, ये हमारा डिसीजन होगा बस। कोई और इसके ऊपर हाथ डालने वाला और लगाने वाला नहीं है, ठीक है। तो यही है। इसके बाद एक व्यक्ति और थे, नतेशा शास्त्री पब्लिश्ड मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। तमिल की फोक टेल्स, मैंने बताया ना, फोक टेल्स आई, बहुत सारी कहानियाँ भी आई, और इन सबको प्रचार करने लग गए और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए, ताकि सब लोगों के अंदर एक भावना है, एक पेट्रियटिज्म की भावना है, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को रिप्रेजेंट करती थी। ओके, फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पर है ना, हिंदू और मुस्लिम को एक साथ दिखाया। फिर 9 या 8, मेरे ख्याल से 8 कमल के फूल थे, जो कि ब्रिटिश के प्रोविंसेस को डिनोट करते थे, जिसमें क्रीसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, जो कि बहुत अच्छी बात थी कि एक ही फ्लैग के अंदर हम सबको एक साथ रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। फिर गांधी जी ने एक और फ्लैग दिया, सेकंड फ्लैग, ये था सेकंड फ्लैग। गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग इन 1921 ट्राई कलर, दैट इज रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, और बीच में स्पिनिंग व्हील था इन द सेंटर।
ये जो भावनाएं थी, ये जो भावनाएं अंदर से बाहर निकल रही थी, इसने पेट्रियोटिज्म भावना को आगे बढ़ाया। और अब कंक्लूजन करने जा रहे हैं। पहले तो री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं इसलिए कि ताकि आगे चल के हम गलती ना करें और पिछली गलतियों से हम सुधरें। जो भी गलतियां हमने करी हैं, जैसे कोई आया था ट्रेड करने के लिए तो ट्रेड किया, फिर ट्रेड करने के बाद उसको रूल करने का मौका दे दिया, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाया भारत देश का, तो उसको इसलिए इसी वजह से हम आज भी डेवलपिंग कंट्री नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। अगर हम लोग उस समय सोच लेते तो मेरे ख्याल से आज हम डेवलप्ड कंट्रीज में से एक होते, और जो 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की जो बात करते हैं हमारे देश के नेता, उसको हम अचीव कर सकते थे। तो ये बात जो थी ना, बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी मैनी इंडियन थॉट इन ऑर्डर टू इंस्टिल अ फीलिंग ऑफ प्राइड इन नेशन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली। कुछ अलग तरीके से सोचने की बात थी। गांधी जी ने कितना अलग सोचा कि तुम मार रहे हो, एक गाल पे दो, दूसरा गाल आगे कर दो, वो मार मार के थक जाएगा, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें अपने सत्य पर खड़े रहना। रोड अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन द एंशिएंट टाइम्स। तो ये सब हमारे लिए गर्व की बात है, गौरवान्वित करने वाली बात है। कंक्लूजन, ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट बॉट टुगेदर वेरियस ग्रुप्स एंड क्लास इनटू कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये जो हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और गवर्नमेंट, इससे हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स हुई वो सबको ही हुई। जैसे कोरोना में सब एक हो गए थे ना, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे, क्योंकि वो एक बड़ी कठिनाई से लड़ने की बात थी, बड़े थैनोस से लड़ने की बात थी, वो यही थी। द कांग्रेस अंडर गांधी जीज लीडरशिप ट्राई टू चैनल पीपल्स ग्रेवियंसेस, यानी उनकी जो शिकायतें थी उनको सुना, उनको ऑर्गेनाइज किया और इंडिपेंडेंस के लिए आगे बढ़े। The ultimate objective of everyone was to get freedom from the colonial rule, और यही ऑब्जेक्टिव सबका बना, हमें आज़ादी मिली। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया, मेरे ख्याल से अब खत्म ही हो गया मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं है आगे। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कर दो, और अगर ज़्यादा ही पसंद आ गया तो भारत माता की जय लिख दो, हिंदुस्तान जिंदाबाद कर दो और जय हिंद लिख दो नीचे। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो और देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।